एक ओवरव्यू लेके चल रहे हैं हम लोग Finsys 360 के बारे में। तो Finsys 360 ऑब्वियसली आप लोग चाहे खरीद चुके होंगे या खरीदने वाले होंगे, वो जो भी इसमें ट्रेनिंग में, ज़्यादातर तो हम इस तरह की ट्रेनिंग अपने उन्हीं लोगों के लिए करते हैं जो खरीद चुके हैं या फिर हमारे लाइसेंसेस ले चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे वही लोग यहाँ पे जुड़े हैं, बट अगर कोई ऐसा पोटेंशियल बायर भी जुड़ा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो सबसे पहले हमें जान लीजिए अच्छे से। ये स्क्रीनशॉट आपके पास होनी चाहिए, और नहीं भी है तो ये मेलर्स वगैरह में हम सब जगह गिरा देते हैं, तो ये आपके पास हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने अपने वेबसाइट से, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, सर्विस व्हाट्सएप, बहुत लोगों को जनरली नहीं पता होता, तो लोग खरीद चुके होते हैं, लेकिन ये लोग हमारे सेल्स व्हाट्सएप पे ही मैसेज गिराते रहते हैं। तो सेल्स व्हाट्सएप कोई बात नहीं, अवेलेबल है, जो इमरान जी का नंबर है वो आपके लिए अवेलेबल है, बट आप लोग को कायदे से अपने सर्विसेज के सारे मैसेजेस या स्क्रीनशॉट या कोई एरर भेजना है तो ये सर्विस व्हाट्सएप नंबर है जो आपके आरएम देखते हैं। सेंट्रल नंबर है, सारे आरएम एक इसी नंबर पे देखते हैं। तो अगर आप इस पे कुछ भी भेजते हो तो सेंट्रलाइज्ड व्हाट्सएप है, तो ये जरूर आपके पास सेव्ड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हमारा सर्विस ईमेल भी कॉमन है, हम एक ही मेल से सभी के आंसर देते हैं। तो आपको अगर अपने आरएम को लिखना है, मुझे लिखना है, इमरान को लिखना है, किसी को भी लिखना है, आप पोस्ट इसी पे करते हैं, बस काइंड अटेंशन या फिर सब्जेक्ट में जिसका नाम देना है वो दे देते हैं। तो इसलिए हमारा एक ही मेल है, एक ही व्हाट्सएप है, इवन नंबर भी एक ही है, लेकिन चूंकि अलग अलग आरएम्स आपको अपने अपने मोबाइल से कभी कॉल कर लेते हैं, आप लोग उसको सेव भी कर लेते हो, बट अल्टीमेटली सारे कॉल लैंड यही करते हैं। तो ये मेरा सेंट्रल नंबर है, और इसी के बेसिस पे एक्सटेंशन फर्दर डिवाइड होती है। एस्केलेशन टाइमिंग हमारा 3 दिन का रहता है जनरली। फर्स्ट एस्केलेशन जो है, इनके आप सभी के सपोर्ट हेड है मिस अमरीन, तो अमरीन जी के पास 3 दिन बाद का टैट होता है अगर कोई आरएम से आपका रिस्पांस डिले हो रहा है तो। सेकेंड टैट होता है 7 डेज पे, वहाँ हमारे एक और इंचार्ज हैं, वो देखते हैं। और फाइनली मेरे पास जो टैट होता है वो 15 डेज होता है, जो सेंट्रल टैट होती है। वो, मेरा नाम अभिनेश है, आज ये ट्रेनिंग मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट हेड एंड डायरेक्टर, तो मेरे पास लास्ट 15th डे आती है। फीस एंड चार्जेस बारे में, आपको जो पैसा आपने दिया है, जो सब्सक्रिप्शन आपने लिया है, आप लोग को पता होगा कि आपने क्या खरीदा है। आप कभी भी अपनी सब्सक्रिप्शन चेक कर सकते हैं, और अगर आपको अपना सब्सक्रिप्शन लिंक अभी तक नहीं पता है कि मैं माई अकाउंट्स कहाँ देखते हैं, तो वो एक सर्विस व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। बट आपको आपके इनवॉइस के साथ गया था ये वाला मेल। हमारा एक यूआरएल है, जिस यूआरएल पे आप कभी भी रजिस्टर करेंगे उसका नाम है armfintech.billings.zoho.com करके ऐसे लिंक है। चलिए, वो लिंक आपको इमरान जी चैट में या उसमें भेज देंगे ना। उसके अलावा आपको बग्स एंड करेक्शन अगर कभी आ जाता है, कुछ करेक्ट कराते हैं, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते, लेकिन अगर डेवलप कराते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड्स होती है कि मैं ये भी बनाऊंगा, मैं वो भी बनाऊंगा, तो अगर आपको खर्चा करना है और आपको अपने लिए डेवलपर हायर करना है, तो हम प्राइवेट जॉब भी करते हैं। ये प्राइवेट जॉब का हमारा स्कोप होता है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ऐसे अलग अलग रेंजेस हैं। डिपेंड करता है आपका क्या कॉस्टिंग है, आपकी क्या डिमांड है, क्या बनाना चाहते हो। कभी कभी क्या होता है, लोगों की इच्छाएं तो बहुत होती हैं कि मैं ये भी बना लूं, वो भी बना लूं, ऐसा भी कर लूं, लेकिन उन इच्छाओं को जब रियलिटी पे ढाला जाता है और उसके आउटपुट देखे जाते हैं या समझाया जाता है, तो आपको उसके इंटरेस्ट कम हो जाती है। तो वही चीज है। तो जनरली हमारा काम यही नहीं है कि हम आपको बेवजह डेवलपमेंट के इसमें डाल दें। बहुत सारे सपने लेके लोग अपने आते हैं हमारे पास कि हमारा ये बना दो, वो बना दो, बट आपको कभी ना कभी उसकी कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, जिसमें हम समझाते हैं कि एक एमएफडी के लिए क्या सीमाएं हैं। अगर आप आज ग्रो ऐप बनना चाहते हो तो आप नहीं बन सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी कुछ लिमिटेशन है, आप सेबी के रजिस्टर्ड नहीं है, आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब सोचना समझाना हमारा स्कोप ऑफ वर्क भी है। चलिए, टॉपिक, आज की टॉपिक रखनी चाहिए। तो अगर आप टॉपिक देखें तो आपको 3 चीजों पे अपना चैप्टर खत्म करना चाहिए। और चैप्टर 1 होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग योर एसेट, और चैप्टर 2 होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग योर ईमेल्स, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, और चैप्टर 3 होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग योर फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी ज्यादातर तो हमारे ऑफिस के जो
और आरएम्स होते हैं जिनको आपका दिया जाता है सॉफ्टवेयर, वो भी समझा देते हैं, लेकिन आज हम लोग ऊपर ऊपर फंक्शनैलिटी भी देखेंगे और उसकी कुछ की फंक्शनैलिटी समझेंगे। डे टू डे फंक्शनैलिटी और उस बारे में आपको हमारे आरएम्स भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग और एसेट्स के बारे में। और उसको जानने के पहले एक बार समझ लीजिए कि आपको चाहिए क्या होता है किसी भी सीआरएम से। जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो क्या चाहते हैं? आपने कुछ चाहा होगा ना। तो चाह आपकी यही थी कि मैं अपने क्लाइंट को ठीक से मैनेज कर पाऊं। अगर यही आपकी चाह थी तो ऑब्वियसली आप सीआरएम सही खरीदे हो और आपने टूल सही खरीदा है। क्लाइंट को मैनेज करने में ये सहयोगी होगा। और क्लाइंट से संबंधित क्या चीजें चाहते हैं आप? तो जब आप मेरा अभी प्रेजेंटेशन देखेंगे और अपने टूल्स को पहचानेंगे तो उससे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि आपने कोई सीआरएम खरीदा है और क्लाइंट की एक्टिविटी मैनेज करना चाहते हैं तो उससे संबंधित किन चीजों को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि भाई मेरा क्लाइंट किस सीआरएम पे लगा है, किस यूआईएन पे लगा है। आपको ये जानना होता है कि क्लाइंट किस स्टाफ और आरएम से मैप्ड है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। आपको जानना है उस क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल क्या है। आपको जानना है क्लाइंट का गोल क्या है। आपको जानना होता है क्लाइंट के ट्रांजैक्शंस क्या हैं या ट्रांजैक्शन करना हो तो कर पाए, दोनों बातें। आपको क्लाइंट के टोटल ट्रांजैक्शन जब हो जाते हैं तो फोलियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो फोलियो कौन कौन से हैं? आपको क्लाइंट्स के सारी पोर्टफोलियो एक साथ देखना होगा, यानी फोलियो टुगेदर इज कॉल्ड पोर्टफोलियो, ट्रांजैक्शंस टुगेदर इज कॉल्ड फोलियो। ठीक है, तो सारे ट्रांजैक्शन एक जगह डालते हैं तो उसे फोलियो कहते हैं, सारे फोलियो एक जगह डालते हैं तो उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। और पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीजें देखनी हो सकती है। हो सकता है आपको क्लाइंट को तुरंत अभी के अभी बताना है कि उसकी होल्डिंग्स क्या है। हो सकता है आपको क्लाइंट को बताना हो कि उसका जो टोटल एसेट है वो डेट में कैसा कर रहा है, इक्विटी में कैसा कर रहा है, हाइब्रिड में कैसा कर रहा है। हो सकता है आपको ये बताना हो क्लाइंट को कि तुम मेरे यहाँ जीवन जो दे चुके हो, 10 साल 20 साल से मेरे साथ लगे हो, खरीद बेच रिडम्पशन सब करने के बाद आज तुम कहाँ खड़े हो, तो टोटल रिटर्न दिखाना हो सकता है आपको। आपको ये बताना हो सकता है कि बताओ इस पूरे दौरान सितंबर से लेके मार्च तक बाजार लगातार गिरती रही तो तुमने मेरे पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किया, मुझे बताओ। तो सितंबर से मार्च का वो हिसाब मांगना चाहता है आपसे, उसे पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। वो हो सकता है आपसे ये जानना चाहता हो कि मेरी एसआईपी रेगुलर कितनी चल रही है, क्या उसका अमाउंट है। तो ये जो पोर्टफोलियो से संबंधित आपको इतने सारे चीजें हैं, ये किसी भी सीआरएम के लिए एक इंपॉर्टेंट डिमांड है, किसी भी क्लाइंट के लिए। तो उसी तरह क्लाइंट अपना ईयूएम जानना चाहेगा या आप उसका ईयूएम जानना चाहेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स पे, किस एएमसी में कितना, किस स्कीम में कितना, किस एसेट क्लास में कितना, वगैरह वगैरह। फिर आपको लेजर जानना होगा कि कितना उसका लेजर है, पूरे साल में उसने क्या रिडीम किया, क्या बेचा, किसी फोलियो में क्या ट्रांजेक्शन्स हुए। तो एक तरह से इन और आउट का लेजर आपको चाहिए होता है एटे को। और फाइनली आपको उस क्लाइंट के सारे अलर्ट्स और टास्क जो कुछ भी रिलेटेड है उस क्लाइंट से वो एक जगह दिख जाए कि भाई इस क्लाइंट का फलाना तारीख को ये मैच्योरिटी है, फलाना तारीख को बर्थडे है, इस क्लाइंट का फलाना तारीख को प्रीमियम का रिन्यूअल है, या फिर इस क्लाइंट से आपको बात करनी है, फॉलो अप है, आपने खुद अपना कस्टमाइज लगा रखा है टास्क, तो वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है दोस्तों। तो चलिए, तो यही चीज फिंसिस आपको दिखाने जा रहा है कि भाई ये सारी क्लाइंट एक्टिविटी जितना मैंने यहाँ पे लिखा है ये सब कुछ फिंसिस के अंदर अवेलेबल है। फिंसिस आपको ये सारी एक्टिविटीज करके देता है और करने में सहयोग देता है। आपको बस क्लाइंट सर्च करना है और योर जॉब स्टार्ट्स। तो सारे क्लाइंट का एक साथ भी ये चीजें देखी जा सकती है और एक एक क्लाइंट का इंडिविजुअली भी ये चीजें देखी जा सकती है। तो यही है आपका सीआरएम, इसी की आप देख रेख कर रहे हैं और इसी के बारे में आप सुनना चाहते हैं और यही हम लोग आज बताने वाले हैं। चलिए, तो उससे पहले शुरू होने के पहले लास्ट 2 स्लाइड और ये इंटरफेस के बारे में जरूर जानना चाहिए आपको कि ये सब कुछ कहाँ देख सकेंगे। ये जो आपने बात किया क्लाइंट का ये सब चीजें, तो क्लाइंट खुद भी देख सकता है अपने पोर्टफोलियो को वेबसाइट पे, यानी कि क्लाइंट अपने वेबसाइट पे जाके, आपके वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके देख सकता है, या क्लाइंट अपने मोबाइल पे लॉगिन करके देख सकता है। तो ये तो दोनों चीजें उपलब्ध है क्लाइंट के लिए, और जो जो चीज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी वो चीजें वो भी देख सकता है। लेकिन अगर आप अपने लिए देखना चाहो तो आप एज एडमिन, आपके सब एडमिन, बहुत सारे यूजर मेरे सब एडमिन यूज नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता या ध्यान नहीं देते सब एडमिन पे। तो सब एडमिन अभी हम दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉगिन होता है। फिर स्टाफ होते हैं, स्टाफ में आरएम हो गया, ग्रुप हो गया, रेफरी हो गया, ये सब लोगों को भी लॉगिन चाहिए तो इनको भी लॉगिन करना है। तो वेबसाइट पे ये तीनों लोग लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल पे भी ये तीनों लोग लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल पे जो लॉगिन करते हैं उसे फिनबोर्ड कहते हैं, और जो वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं वो आपके खुद के वेबसाइट से होता है। तो इंटरफेस की ये बातें
इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ आना चाहिए। आपने खरीदी होगी हमसे एक क्लाइंट ऐप खरीदा होगा और हमसे आपने एडमिन खरीदा है, तो एडमिन के साथ ये आपको एज ए पैकेज मिला है। नाउ डोंट, ध्यान रखना आगे बढ़ने से पहले और मैं शो दिखाने से पहले इतना बता दूं कि हमेशा ध्यान रखिए मल्टीपल एडमिन लॉगिन खोल के अगर आप डिफरेंट आईपी एड्रेस पे रखते हैं, यानी कि आपके ऑफिस में एक कंप्यूटर है, एक घर पे है और एक कहीं और है, एक ऑफिस में लॉगिन कर दिया एडमिन, एक घर पे कर दिया एडमिन, एक कहीं और कर दिया, तीनों आईपी एड्रेस अलग अलग है और आप तीनों में से लॉग आउट नहीं करते हैं, बस लॉगिन करके छोड़ देते हैं, तो आपके सिस्टम में कभी ना कभी इश्यू आ जाएगा। या तो सिस्टम फिशी मान के उसको अनसिक्योर्ड मान के ब्लॉक कर देगा, या फिर सिस्टम स्लो हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे इसमें, तो क्योंकि ये सिक्योरिटी ब्रीच होता है। तो ध्यान रखिए एडमिन लॉगिन मल्टीपल मत करिए, एक दो करना है कर लीजिए, लेकिन लॉग आउट कर लीजिए उससे। अगर लॉगिन छोड़ देंगे तो 24 घंटे के बाद सिस्टम को लगेगा कि कोई चोर या कोई फ्रॉड आपका सिस्टम देख रहा है, तो सिस्टम खुद ब खुद सर्वर होस्ट उसे ब्लॉक कर देता है, तो ये कभी मत करिए। नाउ प्रमोट सब एडमिन, तो ज्यादातर लोग एडमिन ही अपने स्टाफ को दे देते हैं, खुद ले लेते हैं, 4 आदमी को और दे देते हैं, तो एडमिन मत बांटिए। एडमिन तो एक जगह खोलिए जहां खोलना है। आपको अगर बांटने का मन ही है तो सब एडमिन बनाते जाइए, जितने बनाने बनाइए, कोई रोक थोड़ी है। तो आप सब एडमिन बनाइए, यूजर नेम पासवर्ड बनाइए और देते जाइए अपने आरएम्स को, तो जिसको भी देना है। तो इट इज बेटर टू गिव सब एडमिन इंस्टेड ऑफ एडमिन। उससे क्या होता है, आपका लॉगिन रिकॉर्ड आ जाता है, आपको पता लग जाता है कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ लॉगिन किए हैं, आपका लॉगिन ट्रैफिक आ जाता है, तो आप यू कैन नो दैट हु इज लॉगिंग इन योर सिस्टम। अदरवाइज सभी को एडमिन बांट दोगे, आपको क्या पता चलेगा कौन एडमिन आप थे, कौन एडमिन दूसरा था। चलिए तीसरा है प्रॉपर डिस्क्लेमर जरूर यूज किया कीजिए। जितने भी रिपोर्ट जा रहे हैं देख लीजिए कि वो डिस्क्लेमर से आप खुश हैं कि नहीं, नहीं खुश हैं तो बता दीजिए, बट अदरवाइज हम लोग सही डिस्क्लेमर डालते हैं अपनी तरफ से। आप भी आगे कभी कुछ डालो तो डिस्क्लेमर सही यूज किया करो, वेबसाइट वगैरह सब पे, ठीक है। डिस्क्लेमर का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट में ये होता है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वगैरह वगैरह, और एनएमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा लिखा होना चाहिए। तो वो हम लोग वैसे तो ठीक से देख ही लेते हैं जब हम आपको डिलीवरी देते हैं, बट फिर भी आपका काम है कि ये हर पब्लिकेशन में सही जाए। ऑलवेज प्रोवाइड इंसिडेंटल ओनली एडवाइजरी, कभी गलती से भी एडवाइजरी मत करने लगना, फुल फ्लेजेड एडवाइजरी, और कहीं करो और कोई रिकॉर्डिंग कर ले, कोई पकड़े गए तो फिर आपके लिए लाइसेंस चैलेंज है। तो एज पर कंप्लायंस ध्यान रखिए कि आप लोग इंसिडेंटल एडवाइजर हैं, यानी मांगे जाने पे ही राय दे सकते हो। तो कभी कोई मेलर, चिट्ठी, व्हाट्सएप मैसेज ऐसी मत गिरा देना, आई हियर बाय एडवाइज यू टू इन्वेस्ट इन एचडीएफसी मिड कैप फंड, ये गलत वर्ड है। आप एडवाइजरी खुलेआम नहीं दे सकते। आप भले ये लैंग्वेज लिख सकते हैं कि ऑन योर डिमांड प्लीज फाइंड द एचडीएफसी मिड कैप डिटेल्स, यानी आपने मांगा था इसलिए मैं भेज रहा हूं, ऐसा बोलना होता है आपको। यानी हर चीज, चिट्ठी पत्री सब में बोलना होता है आपने मांगा था इसलिए मैं भेज रहा हूँ। चलो, नेवर यूज एएमसी लोगो, कभी भी एएमसी का लोगो यूज नहीं करिए अपने ईमेलर पे, पैम्पलेट पे, कहीं भी, जब तक ये अप्रूव ना हो, तो वो भी आपके लिए बैन है, रॉन्ग है। और नेवर रिकमेंड एनी स्पेसिफिक स्कीम, अपने ब्लॉग या सोशल मीडिया या पोस्ट पे कोई स्कीम का पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, रिकमेंडेशन मत दीजिए। हाँ, आप एनालिसिस कर सकते हो, आप चार्ट लगा सकते हो कि ये रही चार्ट, ये स्कीम टॉप में है, ये स्कीम नीचे है, इसका ये गिरा वो गिरा, बट कहीं पे लिख नहीं सकते कि ये वाला मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए वगैरह वगैरह। तो चलिए, डूज एंड डोंट्स तो क्लियर है इस धंधे का। आई होप कि आप लोग सब उसी मकसद से यहाँ पे जुड़े हो और अपने आरएन को अच्छा ले जाना चाहते हो, ग्रो बढ़िया करना चाहते हो। आप लोग सबको विश्वास है इस बिजनेस में, और ये बिजनेस रिलेशनशिप का बढ़िया बिजनेस है जिसे करने में फिनसिस आपको मदद करने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम टॉपिक्स को 3 भाग में बांटने वाले हैं। तो पहला पार्ट जो था ये था अंडरस्टैंडिंग और एसेट, कि आपके पास क्या क्या है। एसेट का मतलब हमने आपको क्या क्या बेचा है, तो हमने आपको एक वेबसाइट बेचा है। तो अंडरस्टैंडिंग और एसेट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझदारी वेबसाइट की दिखानी होती है, और वेबसाइट आपको समझना होता है कि एफटीपी पे बना है या विक्स पे बना है या वर्डप्रेस पे बना है। विक्स, वर्डप्रेस वगैरह जो होते हैं ये सीआरएम होते हैं, मतलब इसके अंदर आप वेबसाइट जो बनती है उससे खुद छेड़खानी कर सकते हो, यानी अदल बदल कर सकते हो। उसके अंदर आपको पैनल मिलता है, आप उससे ठीक कर सकते हो। और जो एफटीपी वाला होता है इसके अंदर कोई पैनल नहीं होता, ये आप खुद फाइल ट्रांसफर करके, यानी कि किसी फोल्डर को जाके चेंज करना होता है। तो एफटीपी वाला हम देते हैं आपको। तो आपके पास एसेट ये है एफटीपी, ये डिफॉल्ट आपके पैकेज में फ्री है। इस केस में ये होता है कि आपको कोई एचटीएमएल का नॉलेज है तब तो आप जाके इंडेक्स पेज वेज थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हो एफटीपी का फोल्डर खोल के। अदरवाइज ये एफटीपी में जब भी आपको कोई बदलाव करनी होती है आप हमारी टीम को ही यूज करते हैं, और हमारी टीम ही आपको वो सर्विस देती है।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि डेवलपमेंट एंड चार्जेस या कस्टमाइजेशन कोई एडिशन होगा तो हम चार्ज लेते हैं। तो ये है FTP का केस। आप बोलोगे मेरा बैनर बदल दो, आप बोलोगे मेरा फलाना बदल दो, आप बोलोगे मेरा आज NFO का पॉपअप डाल दो, तो हर चीज का चार्ज लगेगा आपको एवरी टाइम इन FTP। इन विक्स हम क्या करते हैं, हम वन टाइम बना के दे देते हैं आपको, और उसके बाद आप खुद भी बदल सकते हो अगर आप सीख गए तो बहुत सिंपल है। विक्स एक लॉगिन देता है, एक पोर्टल देता है, आपका साइट उसके अंदर पड़ा रहता है। आपको ये चीज उठा के यहाँ रखनी है, यहाँ से नया चीज यहाँ डाला है, ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप का आपके पास टेबल होता है। आप यहाँ से जो भी चीज चाहे उठा उठा करके सिस्टम में डाल सकते हैं चीज। तो जिनको इसकी लत है, आदत है, और जो इसको सीख चुके होते हैं उनको बहुत मजा आता है। उस केस में हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लेते, हम बस बनाने का वन टाइम का विक्स का डेकोरेशन चार्ज लेते हैं। ये तो फ्री है, लेकिन विक्स में आप हमसे बनवाते हो तो हम 30,000 रुपए लेते हैं आपसे वन टाइम, और बाकी विक्स कंपनी आपसे कुछ पैसा लेती है सालाना, मेरे ख्याल से 3,000 4,000 जो भी लेती होगी। ये वन टाइम हम चार्ज करते हैं और हम आपको बना के दे देते हैं। चलो, तो ये था। अब आपके पास कौन सा एसेट है मैं नहीं जानता, हो सकता है आपके पास FTP हो सकता है आपका विक्स हो, दैट इज योर आउटलुक। नाउ मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में भी इसी तरह दो होते हैं। एक फंड कनेक्ट होता है जो कि बहुत सिंपल है, आपके पास रेडीमेड फ्री में आपके ऐप में मिलता है और आप चालू कर देते हो। और दूसरा ओन नेम का ऐप होता है जो कि डिफिकल्ट है थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि इसमें स्टोर बनाने का 10,000 रुपये हम लेते हैं चार्ज पहली बार आपसे। चाहे iOS हो चाहे एंड्रॉयड हो, दोनों में स्टोर बनाने का अपना चार्ज लेते हैं। और फिर उसके बाद हम आपसे एनुअल चार्ज लेते हैं 6,000 रुपीज, 6,000 रुपये का चार्ज लेते हैं। 6,000 रुपये का जो हम चार्ज लेते हैं आपसे, वो हम लेते हैं सालाना एंड्रॉयड में, और 30,000 रुपये लेते हैं iOS में। तब जाके ये ऐप आपका अपने नाम का बाजार में चलता है, दिखता है और अपग्रेड रहता है। तो ये चॉइसेस आपकी हैं। इसमें बस इतना ध्यान रखना था, अपने नाम का ऐप आप तभी ला पाओगे स्टोर में जब आप LLP प्राइवेट लिमिटेड या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो GST रजिस्टर्ड हो और आपके पास डंस हो। अगर ये 3 शर्त में से कोई भी शर्त पूरी कर रहे हैं, यानी GST है और आपके पास डंस है, आप चाहे LLP हो या ना हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या ना हो, दोनों सूरत में आप ऐप बना सकते हैं। तो चलिए, तो ये वाली कहानी भी आप लोग जानते हैं, आई होप। अब इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की कहानी बहुत सिंपल है। जो भी हमने बेचा है आपको, और अगर आपने खरीदा है नहीं खरीदा है आपके पास, आपकी मतलब है, बट हम पैकेज के साथ आपको ये भी ऑफर करते हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग 1250 रुपए का आपके पास पैकेज होता है पर मंथ एक्स्ट्रा। जो भी ये पैकेज आपने लिया होगा, तो इस पैकेज के अंदर आपको मिलता है कंटेंट आपको मिलता है न्यूज़लेटर महीने में 1 बार, ब्लॉग महीने में 4 बार, रील महीने में 4 बार, पोस्ट महीने में 4 बार। साथ में टूल्स के बारे में आपको एक एजुकेशन मिलता है, मेरी टीम आपको सेटअप कराती है, चाहे जोहो फॉर्म्स, जोहो ब्लॉग्स, जोहो कैंपेन, जोहो सोशल, जोहो लैंडिंग पेज या व्हाट्सएप, ये सब चीज फ्री या पेड, जो भी सिचुएशन में आप लेना चाहते हैं ये टूल्स लेंगे। क्योंकि टूल्स नहीं होगा और आप कंटेंट बना लेंगे तो भेजेंगे कैसे? तो इसलिए टूल्स बहुत जरूरी है। जो लोग ये टूल में खर्चा करते हैं वही लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट खरीदते हैं। तो आपको ये बारे में सीखना होगा, मन है तो सीखिएगा। अपने इसके कोर्सेज और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग बुक करने का आपके पास हमेशा ऑप्शन है, आप कभी भी कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। मीडियम की बात है कि कैसे कैसे आप अपने कंटेंट भेज सकते हो। तो अगर आपको ये नॉलेज है तो बहुत अच्छा, नॉलेज लेना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा। हमारे यहाँ लोग हैं जो बताते हैं मेल कैसे भेजा जाता है, व्हाट्सएप कैसे भेजा जाता है, सोशल मीडिया कैसे भेजा जाता है, यूट्यूब गूगल से SEO से कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको अपनी पॉपुलैरिटी जैसे भी करनी है, आप उस हिसाब से अपनी पॉपुलैरिटी कर सकते हैं। तो आप अपनी पॉपुलैरिटी इस हिसाब से कर सकते हैं। नाउ अब आप आ जाइए अंडरस्टैंडिंग योर ईमेल। तो आप ईमेल को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास दो तरह के मेल होते हैं। एक जो हम आपको जब आप खरीदते हो फिंसिस तब देते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। अगर आप बोलो कि नहीं मैं अपना होस्ट का नहीं लूंगा, मैं गूगल से खरीदूंगा, तो गूगल भी आपको सेम अपने डोमेन के नाम का देता है। 160 रुपये प्लस टैक्सेस मिला के शायद वो महीना का लेता है। मोटा मोटी आपके पास 1,500 रुपये साल का। या तो आप गूगल को पे करते हो अपने ईमेल के लिए, एक ईमेल के लिए जितने मेल चाहो ले सकते हो। वो आपके डोमेन नाम से ईमेल मिलता है, यानी कि abcd@yourdomain.com। और उसी तरह अगर आप होस्टिंग से खरीदते हो, यानी कि जिस कंपनी से आपने हमसे सर्वर खरीदा है, ये सर्वर कंपनी भी आपको बिजनेस मेल बेचती है। ऑलमोस्ट सेम ही रेट होता है, 1,500 ये लोग भी लेते हैं, 1,500 हम लोग भी लेते हैं। चॉइस आपकी है कि आप गूगल वर्कस्पेस का मेल चलाओ या ये मेल चलाओ। गूगल वर्कस्पेस मेल चलाने का फायदा ये होता है कि इसमें स्पैमिंग नहीं होती और ये गूगल का अच्छा इंटरफेस मिलता है आपको। जीमेल के जैसे आप मेल चेक कर पाते हो, तो इसलिए ये थोड़ा सुंदर अच्छा
होता है देखना, और यहाँ वाले मेल में थोड़ा चैलेंज होता है क्योंकि ये वेब मेल में देखना पड़ता है, अलग से SSL खरीदना पड़ता है आपको अपनी सेफ्टी के लिए और स्पैम रोकने के लिए। तो वी इनकरेज कि आप ये ले लो और जब भी आप लेना चाहो तो। एंड फाइनली फिंसिस CRM फंक्शनलिटी, अब हम उसी पे उतर रहे हैं और वही आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सेक्शन 1 मैंने कवर कर लिया, आपको ब्रीफ दे दी। सेक्शन 2 मैंने आपको बता दिया कि ईमेल के बारे में आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए। जिन लोगों को जो भी चीज नहीं पता है इस पूरे कहानी में, वो लोग अपना नोटिंग करते रहे और हमें स्पेसिफिक उन्हीं चीज के लिए, आप जैसे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या हमारे टीम को बोल सकते हो मुझे गूगल वर्कस्पेस पे ट्रेनिंग चाहिए, आप कह सकते हो कि मुझे जोहो फॉर्म्स की ट्रेनिंग चाहिए। तो जो भी इस शीट में है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे मेरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा बाद में, जिस बारे में आपको चाहिए उस बारे में यहाँ मदद करने के लिए लोग बैठे हैं और आपको उसके बारे में फंक्शनैलिटीज बताने के लिए बैठे हैं। तो चलिए फिंसिस CRM फंक्शनैलिटी पे सीधे उतरते हैं और हम लोग आपको लेके चलते हैं। आपके RM कौन है अगर आप नहीं जानते हैं तो ऑब्वियसली ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, आपको जानना जरूरी है। आप हमसे पूछिए, बताइएगा, और हमारी टीम को बताना जरूरी है कि आपके RM कौन है। सो जो भी RM है, ये आपको हमेशा अपनी क्वेरी के लिए इसी एक्सटेंशन पे पहुंचना है। तो अगर स्वाति आपकी RM है और आपको पता है तो आपका नंबर, कोई भी नंबर से स्वाति कॉल करे, आप मत सेव करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता वो नंबर सेव करने के, आप बस एक नंबर सेव करिए, दिस इज योर नंबर। आपके मोबाइल में 3600 नंबर आते रहेंगे, कभी इधर से कभी उधर से, आपका कोई फर्ज नहीं बनता उन सब बेकार के नंबरों को सेव करने का। एक नंबर है, बस इसी पे कॉल मारिए, इसी पे जो भी करना है करिए। व्हाट्सएप हमने आपको बता ही दिया कि एक व्हाट्सएप है, तो अगर आपके मोबाइल में ये 3 चीजें सेव्ड है तो आपको आर्म फिनटेक से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आपका कॉल मिस्ड कॉल पे चला गया, एक्सटेंशन पे कॉल नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं, 2 घंटे 3 घंटे नहीं, 3 घंटे अगला दिन, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता, आपका चीज अटेंड हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, लेकिन छूटेगा नहीं, यहाँ पे मिस होने के चांस नहीं है। अगर आप इधर उधर फोन करते हैं जो कि मेरे परव्यू के बाहर है, हमारे एस्केलेशन के बाहर है, तो मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता कि भाई आपने किसी को पर्सनल फोन किया और उसने फोन का जवाब नहीं दिया तो हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सिर्फ इन 3 चीजों की जवाबदेही ले सकता हूँ एज ए कंपनी हेड। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल कि इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत ही नहीं है आपको किसी हालत में। चलिए अब आ जाते हैं हम सीधे सीधे इंटरफेस पे, और इंटरफेस में आपको जैसा हमने बताया सेल्स टीम इमरान जी का तो आपको पता ही है, लोग उनको डायरेक्ट नंबर पे भी कॉल कर दिया करते हैं और उनका व्हाट्सएप नंबर भी वही है, लेकिन कभी भी अगर इमरान को भी बात करना हो तो आप एक्सटेंशन 16 यूज कर सकते हैं। वेब टीम, वेबसाइट टीम से कोई भी बात करनी हो तो एक्सटेंशन 17 यूज कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट भी आपके लिए अहम है, आप इसको इस्तेमाल करके रखें। तो आप चाहे जो भी वेबसाइट यूज करते हो, आपका अपना अपना डिजाइन का तरीका है, और जैसा मैंने कहा था कि वेबसाइट सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। अवैश जी ने आपको जो भी डिलीवरी दी है या जो भी आपसे बात की होगी, आपका अपना वेबसाइट का डिजाइन होता है, आपका एक साइन इन साइन अप पेज होता है। जब आप साइन इन साइन अप करते हैं तो यहाँ पे एसोसिएट करेंगे या फिर आप करेंगे या आपके क्लाइंट करेंगे। जब भी ये लोग लॉग इन करेंगे तो मैं एक लॉग इन करके अंदर जा रहा हूँ और आपको अंदर का सिस्टम दिखा रहा हूँ। जब भी हम सिस्टम के अंदर जाते हैं और सिस्टम के अंदर जाने पे सबसे पहली चीज ये प्रीमियम एड ऑन देखिए आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो अगर आपका NSC है तो यहाँ दिखाएगा, BSC है तो यहाँ दिखाएगा, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिखा रहेगा। तो अगर ये आपका कनेक्शन है और यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे टिक बना हुआ है, लिखा हुआ है कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, आप NSC से कनेक्टेड हो, यानी आप जो भी भाषा में NSC को कोई चीज देना चाहते हो NSC एक्सेप्ट करने को तैयार है। सो दैट इज कॉल्ड कनेक्टिविटी। इस कनेक्टिविटी का फायदा ये है कि ये जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी होती है, इस कनेक्टिविटी का ये फायदा है कि कोई भी क्लाइंट अगर आपके सामने है, और मान लो अगर मेरे सामने ये क्लाइंट है और मैं इस क्लाइंट को यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ, तो हम NSC को पुश कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन। तो जो कि आप ट्रेनिंग में देखे ही होंगे, बट फिर भी किसी भी क्लाइंट का जब NSC कनेक्टेड है तो आप उसको ऐड न्यू स्कीम कर सकते हो, या जो पहले से एडेड है वो कर सकते हो, नया SIP, नया सेल, नया स्विच। और जब लिंक यहाँ से भेजेंगे तो ये लिंक के नीचे ये NSC का ये आ गया, देखिए ये जो आपको दिख रहा है NSC का डिटेल्स। तो जो NSC की पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपके सामने आ गई, ये उसका नंबर आ गया। आप बस इसको सेलेक्ट करके इमीडिएटली पार्टी को लिंक भेज सकते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, और क्विकली रिडम्पशन भेज सकते हो और बहुत सारी चीजें भेज सकते हो। आप OTM यूज करना चाहें तो OTM यूज कर सकते हो, ताकि पार्टी को इंटरनेट बैंकिंग वगैरह ना करना पड़े। और बाय नाउ का बटन जब आप दबा देंगे, पार्टी के पास तुरंत मेल चला जाएगा। आपका सिस्टम इस पूरे कहानी में कहीं रिस्क पे नहीं है।
रिस्क पे इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सिस्टम का सिर्फ डाइवर्जन हो रहा है एनएससी को। तो टेक्निकली जो लोग सॉफ्टवेयर समझते हैं उनको एक बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि सर इसमें से ये वाला डेटा भी उतार दो, ये वाला एनएससी का भी डिटेल दिखा दो। भाई अगर हम एक एक्सटेंशन से ज्यादा यूज करोगे ना तो आपकी सॉफ्टवेयर की जो सेफ्टी है वो आपको और बढ़ानी पड़ेगी। आपका जो स्टैंडर्ड है, अभी जो वेबसाइट आपने खरीदा है और जो सर्वर आपने खरीदा है, इस सर्वर में ये सेफ्टी नहीं है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन खुद का सिस्टम से कर पाओ। इसीलिए हमको एनएससी को डाइवर्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग उतनी ही चीजें डेटा यहाँ पे यूज कर सकते हैं जहां तक कि आपके सिस्टम का रिस्क नहीं बढ़ता है। अदरवाइज आपके सर्वर को आपको 72,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए साल के कॉस्ट में बढ़ाना पड़ेगा। सिक्योर्ड सर्वर लेना पड़ेगा। सर्वर सिक्योर मतलब जो जहां ट्रांजेक्शन सेफ्टी की गारंटी हो और इंक्रिप्टेड भाषा में सिर्फ बातचीत होती हो, तो वहां पे आपको काफी महंगा पड़ता है सौदा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ पोजीशन यहां से उठाते हैं और पुश कर देते हैं, दैट्स ऑल, बाकी एनएससी देखती है। चलिए फिर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे प्रीमियम। तो प्रीमियम एड ऑन में आपने एक समझ लिया कि इसका फायदा हमें मिलने वाला है और एनएससी मैपिंग होना है। दूसरा, जो भी एनएससी हो बीएससी आपका जो भी यहाँ पे यूज हो रहा है उसकी मैपिंग बहुत जरूरी है। आपको ये देखना जरूरी है कि जो आपने एनएससी में खाते खोल रखे हैं, मान लो आपने मुझसे सॉफ्टवेयर खरीदा आज और आज से पहले एनएससी में आपके पास 1,500 खाते पहले से है या 200 खाते पहले से हैं, तो उन खातों को मेरे सिस्टम को तो बताओगे ना कि ये कौन से क्लाइंट का खाता है। तो एनएससी के वो आईएन अकाउंट किस फिंसिस के क्लाइंट के हैं, ये बात तो आपको प्रूव करनी पड़ेगी ना साहब। ऐसा तो होगा नहीं कि सिस्टम ऑटोमेटिक पहचान लेगा कि इसका वो है, क्योंकि पैन नंबर यूनिक नहीं होता। पैन नंबर माइनर का भी होता है, सेम कंपनी का भी होता है, सोल प्रोप्राइटर का भी होता है, इंडिविजुअल का भी होता है। तो इसलिए पैन यूनिक नहीं है, नाम भी यूनिक नहीं है। तो हम लोगों को एक मैपिंग का ये टास्क निभाना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए आईएन मैपिंग एक हमारा इंपॉर्टेंट रोल है जो यहाँ पे आके हमको करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अब जब आप ये शीट खोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर पीरियड तक, हमने फरवरी से मार्च खोला है और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे हैं जो अभी तक मैप नहीं है। तो अनमैप्ड खाली अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं अनमैप देख सकता हूँ कि मुझे बताओ कि इस पीरियड में कितने। तो बता रहा है 2 अनमैप्ड है, यानी स्टेटस एक्टिव है। ये लेफ्ट साइड का जो बॉक्स है देखिए क्या है, ये एनएससी गेटवे का बॉक्स है, और राइट साइड का बॉक्स क्या है, फिंसिस का बॉक्स है। तो सिस्टम कह रहा है कि एनएससी में तेरे पास ये 2 खाते बने हुए हैं इस पैन से, बट सिस्टम को नहीं पता कि ये किसके हैं। तो ये सिस्टम को बताना है हमें। तो चलिए हम सिस्टम को बताने के लिए यहाँ सर्च करेंगे। सिस्टम अपने हिसाब से सर्च करके कह रहा है भाई मुझे तेरे सिस्टम में एक ऐसा आदमी मिल रहा है जिसका ये पैन है, क्या इसी का है खाता। हम कह रहे हैं हाँ हाँ सही कह रहे हो, इसी का है, इसी का है, चलो डाल दो। तो ये डाल दिया, तो ये मैप हो गया। तो जैसे ही ये मैप हुआ हमारा सिस्टम ऑलरेडी अब एक रह गया अनमैप्ड। इस आदमी को भी इसी तरह हमने देखा, हमने कहा अरे ये तो सिस्टम में है ही नहीं। तो पूछ रहा है तुमसे कि क्या करूं, बना दूं इसको नया। हमने कहा बिल्कुल बना दो। तो बनाते समय बस लॉगिन सजेस्ट किया और पूरा डेटा खुद ब खुद उठ गया, हमने बना दिया और सिस्टम बन गया। सो अल्टीमेटली ये 2 मिनट का मेहनत आपको डेली बेसिस पे एक बार देख लेना होता है ताकि कोई भी आपकी मैपिंग छूट ना जाए और आप हर जगह जो हो मैप्ड हो जाओ। तो इस तरह हमने यहाँ पे देखिए मैपिंग कर दी। तो अब आप जाएंगे तो आपके पास कोई भी अनमैप्ड नहीं है। ये वाला अनमैप्ड है, अच्छा सॉरी, अभी तो हमने केवल क्लाइंट क्रिएट किया, अब इसको मैप कर रहा हूँ। तो इसको मैंने यहाँ मैप कर दिया, तो ये क्लाइंट मैप हो गया। तो ये जो आपका मैपिंग है बीएससी हो एनएससी हो, अब देखिए फुल मैप होना चाहिए। अगर यहाँ अनमैप्ड पड़ा है और क्लाइंट ट्रांजेक्शन करेगा या आप उसका करोगे तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब हम आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमियम एड ऑन फीचर है, वो है कि आपके कितने लोगों ने ऐप लोड किया, मोबाइल ऐप एमआईएस। जब आप अपना मार्केट में प्रचार करना शुरू करते हो तो आप जानना चाहते हो कि भाई मेरे किस किस आदमी ने मेरे ऐप लोड किए। तो डेली बेसिस पे अगर आप देखने की आदत बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शाम में घर जाने के पहले देखो कि कितने लोगों ने ऐप लोड किया, लेकिन वो तब देखोगे ना जब लोगों को कोई एडवर्टाइजमेंट किया होगा आपने। तो अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट अभी तक नहीं किया है, यानी कि किसी को भी व्हाट्सएप नहीं गिराया है या अपना डीप लिंक कहते हैं उसको, डीप लिंक, मेरे ख्याल से डीप लिंक वर्ड से आप लोग वाकिफ हो, नहीं हो तो लिख लो, ये भी हमसे समझना पड़ेगा आपको। डीप लिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसमें आपका यार एम्बेडेड एक यूआरएल होता है जो कस्टमर को व्हाट्सएप पे आप भेजोगे और जब वो व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो सीधे आपका ऐप डाउनलोड हो जाता है। तो ये एक अच्छा
अच्छा तरीका है अपने ऐप को प्रमोट करने का। तो जो लोग डीप लिंक से अभी तक वाकिफ नहीं है या उससे दूर है, प्लीज डीप लिंक के बारे में जानिए। आपका डीप लिंक फ्री मिलता है आपको डीप लिंक प्रमोट करना चाहिए। जब आप करेंगे ऐसा तो लोग डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे चारों रस्तों की ने डाउनलोड किया और एंड्रॉयड पे डाउनलोड किया, डिवाइस डिटेल तक भी है, नंबर ये है। अब आप चाहते हो कि इनको एक वेलकम मैसेज दें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चारू जी ये बढ़िया बढ़िया है, तो ये वेलकम मैसेज आप यहीं से चारू जी को दे सकते हो, अपना खुद का बना सकते हो। और ये व्हाट्सएप पे चला जाता है, जो आपके फोन पे वेब के साथ इंटीग्रेटेड व्हाट्सएप पे, आप यहीं से उनको हाय हेलो भेज सकते हो। तो सबको यहाँ पे वेलकम करना चाहिए, आपको डेली बेसिस पे वेलकम करने की एक आदत बनानी चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आपके लोग कनेक्टेड फील करें आपसे। ये जो यहाँ पे हम भेज रहे हैं ये व्हाट्सएप पे जा रहा है। अगर आप बोलते हो कि नहीं हमको नोटिफिकेशन पे भेजना है, तो आप नोटिफिकेशन पे भी भेज सकते हो। और नोटिफिकेशन भेजने के लिए आपको चारों रस्तों की का मान लो, नोटिफिकेशन समझते हो आप लोग, मोबाइल के ऊपर की पट्टी पे जो आता है उसे नोटिफिकेशन कहते हैं। आप लोग को भी कई नोटिफिकेशन आते होंगे, आपको जो ऐप अपलोड करते हो तो शाम में दोपहर में नोटिफिकेशन आ जाता है, न्यू ऑफर फलाना ढिकाना। तो नोटिफिकेशन ज्यादातर लोग ऑफ करके रखते हैं, तो इसलिए इसका कोई खास फायदा नहीं होता हमें। तो बेस्ट है आप लोग व्हाट्सएप यूज किया कीजिए और अपने रिकॉर्ड्स देखा कीजिए कितने ग्राहक ऐसे हैं जो अभी तक आपका ऐप लोड नहीं किए हैं। क्योंकि अगर वो ऐप लोड नहीं करेंगे तो डेली आपसे कनेक्टेड नहीं होंगे, डेली कनेक्टेड नहीं होंगे, पोर्टफोलियो नहीं देखेंगे, तो ऑब्वियसली उनको मजा नहीं आएगा और वो कहीं ना कहीं आपसे क्वेरी बढ़ाते रहेंगे बार बार। चलिए, तो ये था दूसरा आइटम। तीसरा आइटम हमारा ये है कि जब हम कोई भी लोन वाली जो इशू है, वोल्ट मनी का एक बहुत अच्छा इसके अंदर फीडबैक है। ये फीचर आपको लिया है नहीं लिया है आप, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन आपने नहीं लिया है तो उसको लेने का तरीका बता देंगे, लेकिन इसका फायदा क्या है वो बता दें। वोल्ट मनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इस बात के कि उसका एक फीचर बहुत अच्छा है तो हम लोगों ने डाल दिया है। आपको इनसे डायरेक्ट रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे मान लो ये एक कंपनी है, तो इस कंपनी ने वोल्ट मनी के साथ अपने आप को रजिस्टर किया होगा, तो यहाँ लिखा है योर रजिस्टर्ड वोल्ट मनी पार्टनर। तो रजिस्टर आप जो भी करते हो उनसे, आपको वो एक आईडी देते हैं और वो तरीका आपको इमरान जी या हमारी टीम बता देगी। आप खुद भी अपना प्रीमियम एड ऑन खोलोगे तो वहां नीचे लिखा होगा तरीका। आप जब अपना खोलोगे, ये मेरे वाले में तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए नहीं दिखा रहा है, आपके वाले में आप खोलो प्रीमियम एड ऑन अपना, तो यहाँ दिखा रहा होगा कि हाउ टू रजिस्टर। जैसे आप ये रजिस्टर कर लेते हो ये सिचुएशन आती है, तो जरा आप मेरे तरफ ध्यान दीजिए और मेरे इस पेज पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूं जो बड़ी मजेदार है। एक तो ये है कि चलिए वोल्ट मनी का फायदा क्या है कि रिडम्पशन रुक जाता है, लोगों को रिडम्पशन नहीं लेना पड़ता है, तुरंत वो इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ये इंस्टेंट लोन लेने की बात यहाँ पे करेंगे तो देखिए क्या है, गो टू वोल्ट मनी। आप में से कोई भी अपना पैन यहाँ पे 2 मिनट में डालना चाहेगा तो डाल देगा, लेकिन पब्लिक में मैं किसी का पैन यूज नहीं करूंगा। मैं एक सिस्टम दिखाता हूँ कि कोई भी आदमी का यहाँ फोन नंबर डालिए या नाम डालिए और या फिर नए कस्टमर को यहाँ रजिस्टर करिए। अगर आप नए कस्टमर, मैंने यहाँ पे कस्टमर रजिस्टर कर रखा है अखिल गुप्ता। अखिल गुप्ता का मैंने रजिस्टर कर लिया और रजिस्टर बहुत आसान है। आप यहाँ बटन दबाएंगे, नाम डालेंगे, मोबाइल डालेंगे, पार्टी को ओटीपी जाएगी, जरूर ध्यान रखिएगा ओटीपी जाएगी। ये देखिए ओटीपी जाते ही पार्टी जैसे ही देगा उसका सारा कहानी चालू हो जाएगा, जो कि इसका हो गया अखिल गुप्ता जी का। जरा देखिए इसमें क्या फायदा है। मुझे ये दिख रहा है कि अखिल गुप्ता को 14 लाख की क्रेडिट अवेलेबल है। अब ये क्रेडिट कब यूज करेंगे अभी इनकी मर्जी। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ व्यू डिटेल्स में, मैं व्यू डिटेल में जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि स्टेटस प्लेज पोर्टफोलियो पेंडिंग, अभी इन्होंने कोई प्लेजिंग नहीं की है। 8 मार्च को इन्होंने अपडेट बनाया, 32 लाख की पोर्टफोलियो इनकी यहाँ मैप्ड है और 14,60,000 की इनकी क्रेडिट अवेलेबल है। तो 1460 की ये चाहे तो अपनी क्रेडिट ले सकते हैं। और व्यू एज ए क्लाइंट, अगर मैं क्लाइंट बन के देखना चाहूँ तो मुझे क्लाइंट बन के इनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है। देखिए अब मैं अखिल गुप्ता क्लाइंट बन गया, ये क्लाइंट का ऐप है। क्लाइंट खुद अगर अपनी तरफ से वोल्ट मनी ऐप खोलेगा तो उसको यही दिखने वाला है। आपके कोड पे आपको जो कमीशन वोल्ट मनी देती है डायरेक्ट देती है, मेरा उसमें हमारे थ्रू नहीं देती, आपको डायरेक्टली रजिस्टर होते हैं, डायरेक्ट कमीशन देती है, डायरेक्ट आपकी उनसे इंटरेक्शन होती है। बट आप यहाँ बैठे क्लाइंट का ऐप देख रहे हो, क्लाइंट के ऐप में आपको दिख रहा है कि 15,07,000 की उसकी क्रेडिट है, उसको जब लेना होगा तो कंटिन्यू करेगा, अभी नहीं ले रहा है कोई बात नहीं। ऐसे जितने क्लाइंट होंगे सबका दिखेगा। लेकिन यहाँ मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि आप अगर इस कंटिन्यू करते हैं इस एप्लीकेशन पे, तो देखिए इसका यहाँ पे दिखा रहा है फेस्ड म्यूचुअल फंड, ये आपको मुफ्त का मिल रहा है, जिसके एपीआई के लिए आप दुनिया भर में मरते हैं। इसको कैश कहते हैं, कैश कॉमन कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। आपके कोड पे नहीं भी होगा, वो सारे फोलियोस के आ गए यहाँ पे सारे। ये एमएफ सेंट्रल से लिंक्ड है।
तो हमेशा के लिए लाइफ टाइम आपको पता रहेगा कि अच्छा ये बजाज फिनसर्व में इसका ये है, इतना है, जो आपके यहाँ नहीं है आप चाहेंगे तो उस फोलियो के बारे में और जानकारी उससे पार्टी से ले सकते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फीचर मिल जाता है। अगर कोई आदमी वोल्ट मनी में अपने आप को रजिस्टर करता है, आप उसका सारा माल यहाँ पे देख सकते हैं, जो कुछ भी उसके थ्रू ये है। और बीच बीच में रिफ्रेश करेंगे तो नया भी कभी अगर उसने लगा लिया होगा तो वो भी आपके पास आ जाएगा। तो ये इस तरह से उसको हमेशा आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है। तो नया पोर्टफोलियो के लिए फिर ओटीपी देना पड़ेगा, लेकिन जब तक कि लास्ट ओटीपी उसने दिया है तब तक का माल आपके पास पड़ा हुआ है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। और तो इसके कहानी को हम यहाँ छोड़ते हैं और हम आते हैं आगे। तो वोल्ट मनी हो गया। तो ये प्रीमियम एड ऑन में यही तीन चीज है, एनएससी बीएससी, मोबाइल एप्लीकेशन एंड वोल्ट मनी। ये तीनों यहाँ पे आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और ये जो प्रमोट करना है एमएफ स्कीम्स वगैरह, ये सब तो बाद में आपको राम जी कैंपेन और ऑनलाइन में सिखा देंगे, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। बेसिक चीजें आप लोगों को पता ही होगा, वो सब के लिए मैं फिर से यहाँ टच नहीं कर रहा हूँ। आपकी आरएम आपको बताएंगी कि इसका क्या यूज है, मैनेज का, सेटिंग का, सिस्टम का, पासवर्ड सेट करना, एडिट प्रोफाइल, ये सब कुछ खुद भी देख लीजिएगा। लॉगिन ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कितने लोग आपके सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। वरना अभी क्या होगा कि आपको अंधेरे में रहेंगे, आपको लगेगा कि मैं सिस्टम अपना ठीक ठाक चला रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, लेकिन आपको इसका ट्रैक रखना चाहिए। एवरी डे नहीं तो हफ्ते में एक बार तो आपको देखना ही चाहिए कि मेरे सिस्टम में हो क्या रहा है। तो जैसा मैंने दिखाया, पहला मोबाइल एप्लीकेशन का यहाँ से देखेंगे कि क्या हो रहा है, और यहाँ देखेंगे कि आपके लॉगिन में क्या हो रहा है। तो लॉगिन डेली भी है, मंथली भी है। हम डेली में देखना चाहते हैं, जैसे आज मेरी 24 तारीख है, मैं 23 तारीख का और 22 तारीख का देखना चाहता हूँ कि क्या हुआ। तो 22 तारीख को जो लॉगिन डिटेल्स है यहाँ पे आपको आ रही है, देखिए। और यहीं पे मैं आपको कह रहा था कि अगर आप एडमिन और सब एडमिन अलग करेंगे तो देखिए अलग अलग एडमिन से पता चल रहा है, ये ऑप्स एडमिन है, ये फाइनेंस एडमिन है, ये फलाना है, हर आदमी का दिखता है। और जब ये लॉगिन आप देखते हैं दोस्तों, तो आपको ये पता चलता है कौन सा मेरा क्लाइंट है जो रेगुलर आ रहा है, कौन सा मेरा क्लाइंट है जो कम आ रहा है, कौन सा क्लाइंट है ज्यादा आ रहा है। तो आपको अपने क्लाइंट के फीचर के बारे में पता चल जाता है। उसके आपको लगता है कि ये क्लाइंट कभी तंग नहीं करता या कभी आपको बात नहीं करता, बट यहाँ देखिए 1 महीने का अगर आप उठाएंगे तो आपको ये 1 महीने का डेटा में मिल जाएगा कौन क्लाइंट बहुत बार लॉगिन करता है। इसको आप एक्सेल में ले जाइए, ये पूरे को उठा के एक्सेल में ले जाइए और एक्सेल में जाके फिल्टर कर दीजिए। तो फिल्टर से आ जाएगा कि कौन आदमी 20 बार लॉगिन कर रहा है, कौन 50 बार लॉगिन कर रहा है। तो आपको पता लग जाएगा कौन बहुत ज्यादा एंग्जियस है। जैसे मान लो मदन मोहन त्रिपाठी लगातार लॉगिन कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, वहां भी कर रहे हैं। ठीक है, कोई क्लाइंट है जो कम कर रहा है, कोई क्लाइंट कर ही नहीं रहा, 3-3 महीना हो गया कर ही नहीं रहा, तो आपको उसके बारे में भी चिंता है कि ऐसा क्या है, साला बिल्कुल ही नहीं देख रहा है। तो आपको मोटा मोटी ये सब एमआईएस मिलता है। चलिए अब हम आते हैं अपने पीपीटी पे, जहां मैंने आपको दिया था कि हमें देखना क्या होता है किसी भी एक सिस्टम में, क्लाइंट रिलेटेड क्या चीजें देखनी होती है। तो देखिए आपको देखना होता है सबसे पहले ARN एंड यूआईएन, किस ARN एंड यूआईएन से रिलेटेड मेरा क्लाइंट है। तो आपको अपने ARN और यूआईएन यहाँ पे चेक करने चाहिए। तो लेट्स सी दैट ARN एंड यूआईएन। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे जाते हैं। जिस भी दिन आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो आपको इंश्योर करना होता है कि ये गलत ना हो। तो अपने हेड ऑफिस में देखिए आपका क्या ARN और क्या यूआईएन लगा हुआ है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी वाला यूआईएन क्या है, प्राइमरी वाला ARN क्या है, ये दोनों चीज आपके मैप्ड होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और अकॉर्डिंगली बातें कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको सिस्टम में मैंने कहा क्या देखना है कि कौन सा स्टाफ और RM है जो इस क्लाइंट से रिलेटेड है। तो हर क्लाइंट किसी ना किसी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर क्लाइंट किसी से रिलेटेड नहीं है तो हेड ऑफिस में रिलेटेड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग होता है, तो डिफॉल्ट मैपिंग इज हेड ऑफिस। बट अगर आपको किसी ग्रुप या किसी क्लाइंट को किसी के साथ मैप करना है तो आप यहाँ पे जा करके उसको 1 मिनट में मैपिंग कर सकते हो कि ये मेरे इस क्लाइंट का है। तो जब हम ग्रुप सर्च कर रहे हैं तो अविनेश के नाम से ग्रुप है, अविनेश की ये पूरी की पूरी ग्रुप मैं उठा करके दे देना चाहता हूं एक दूसरे व्यक्ति को, तो जो कि हेड ऑफिस है, तो मैं इन्फिनिटी को दे देना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं इन्फिनिटी मेरा हेड ऑफिस है, मैं इसमें डाल देना चाहता हूँ और इसको मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ। मूव बोथ AUM एंड क्रेडिट, और ये मेरी यहाँ पे सिस्टम में मैप हो गई। ठीक है, सो नाउ फाइनली ये दो चीज आपने समझ लिया कि हमको अपने ARN और स्टाफ का ख्याल रखना है, RM का ख्याल रखना है, मैपिंग सही से मैनेज करनी है,
इंश्योर करना है कि मेरे सारे सिस्टम, सारे ग्राहक सही से मैप्ड हो। अगर डिफॉल्ट एचओ है तो आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है, तब आपके लिए ये बहुत बड़ा काम नहीं है। नाउ अगर इसमें किसी के पास पुराना बहुत ज्यादा डेटा है और वो बल्क डेटा हमसे चाहता है अपडेट करवाना, तो वो इमरान से बात कर सकता है। हम एक बार में बल्क डेटा का भी अपडेशन आपको दे सकते हैं। नाउ तीसरी, रिस्क प्रोफाइल। किसी भी क्लाइंट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका रिस्क प्रोफाइल जरूर बना हो। अगर क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल नहीं बना होगा तो क्लाइंट आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको कंप्लायंस में। जो लोग ड्यू डिलिजेंस जानते हैं उनको ये पता होगा कि सेबी का एक नियम है जिसमें सेबी कहती है कि हर क्लाइंट जिसको भी आप एडवाइजरी देते हो, तो सेबी 147 अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जो लोगों ने ये देखा है वो ठीक है, नहीं देखा है तो उनको ये रेगुलेशन पता होना चाहिए। इसमें पेज नंबर 147, तो देखिए पेज नंबर 147 मास्टर सर्कुलर में एक चीज लिखी हुई है जो आप सभी को समझना जरूरी है और जानना जरूरी है कि कोई भी एडवाइजर यानी म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूटर जो एडवाइजरी में काम करता है वो अपने प्रोडक्ट की एप्रोप्रिएटनेस जरूर देखेगा। लिखा है ना, वेयर अ डिस्ट्रीब्यूटर रिप्रेजेंट्स टू ऑफर एडवाइस व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट, इट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस से नहीं होगा तो आप समझ लीजिए ड्यू डिलिजेंस में मारे जाएंगे और बहुत हद तक पेनल्टी है। तो जो लोग अभी 100 करोड़ के नीचे होंगे शायद उनको ये दुख नहीं पता होगा क्योंकि उनके यहाँ ऑडिटर नहीं आता है, बट 100 करोड़ के ऊपर आप जैसे ही पहुंचेंगे तब आएगा, लेकिन जब आएगा तो पुराने गाज भी आपके ऊपर गिराएगा। तो इसलिए आपको धंधा तो पहले से पता होना चाहिए कैसे किया जाता है। इसलिए सेबी का ये पेज नंबर 47 एमएफडी के सारे नियमावली के ऊपर जरूर पढ़िएगा। 1 करोड़ की कमीशन आपको जब आने लगेगी साल की तब आपके ऊपर ये गाज गिरती। फिर भी गाज क्या है उसको समझिए कि एप्रोप्रिएटनेस का प्रिंसिपल होना चाहिए। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीजें सेल करते हैं, प्रोडक्ट को कैटेगराइज करते हैं, वो आइडेंटिफाई करना होता है बेस्ट सुटेबिलिटी से, और बेस्ट सुटेबिलिटी को कहते हैं रिस्क एपिटाइट। तो अपर सीलिंग ऑफ रिस्क एपिटाइट आपको क्रिएट करनी पड़ती है। नो एक्सेप्शन शेल बी मेड। देख रहे हैं क्या लिखा है, नो एक्सेप्शन, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टी ऐसी हो जिसका कोई रिस्क प्रोफाइल ही ना हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और आप लोगों को समझ लेना होगा कि रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे ऑफेंसेस देता है। बट अगर आज मैं जुड़ा हूं तो इतना आपको बता दूं कि रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए 3 ही सवाल हैं पूरे भारत में, और वही 3 सवाल से आपको पूरा काम करना होता है। तो पूरे भारत में यानी कि पूरे फाइनेंशियल मार्केट में 3 सवाल होते हैं। एक को कहते हैं टॉलरेंस का क्वेश्चन, और एक को कहते हैं कैपेसिटी का क्वेश्चन, और एक को कहते हैं नीड का क्वेश्चन। तो टॉलरेंस, कैपेसिटी और नीड, इन तीनों पे ही आपको बैठ के ये काम करना होता है। और जब आपकी टॉलरेंस होती है से 10 मार्क्स का सारा है 0 to 10, और एक ही सवाल पूछना होता है, दैट इज हाउ यू विल फील व्हेन मार्केट फॉल्स बाय 20% और मोर इन ए गो। दूसरा सवाल कैपेसिटी का, यह है टॉलरेंस का कि आप बर्दाश्त कितना कर पाएंगे, और कैपेसिटी आपकी औकात कितनी है, यानी व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम। नीड है, नीड में अल्टीमेटली पूछता है कि व्हाई यू नीड टू इन्वेस्ट, व्हाई यू नीड टू इन्वेस्ट। तो ये जो 3 सवाल होते हैं ये बहुत अहम सवाल होते हैं। ये सेबी कहती है कि हर कोई अपने तरीके से ये सवाल पूछ सकता है, कोई इसका रिटन रूल नहीं है, कोई इसका नियमावली नहीं है बाजार में। आपको ये 3 सवाल पूछने के लिए अलग अलग तरीके की चीज अपनानी होती है। कुछ लोग ये अपने व्हाट्सएप से पूछ लेते हैं, कुछ लोग इसका एक फॉर्म बनाते हैं गूगल पे, कुछ लोग जोहो में बनाते हैं। आप जहां भी बनाएं आपको इसका एक मेथोडोलॉजी बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। आप इसके लिए अलग से कोई थर्ड पार्टी कंपनी खरीदने की जरूरत नहीं होती। आपको बस ये तय करना होता है आपका स्कोरिंग रूल क्या है। मान लो मेरा स्कोरिंग रूल है कि मैं 0 to 10 वालों को कंजर्वेटिव बोलूंगा, मैं 10 to 16 वालों को मॉडरेट बोलूंगा, 17 to 24 वालों को एग्रेसिव बोलूंगा, और 24 अबव वालों को वेरी एग्रेसिव बोलूंगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि आज के दिन में आप किसी के पास बैठे हैं और ये है अक्षय कुमार जी, और अक्षय कुमार हमारे देश के एक मान लो प्रोमिनेंट एक्टर हैं, रिच हैं। तो अक्षय कुमार के बारे में क्वेश्चन पूछा टॉलरेंस, तो टॉलरेंस में अक्षय कुमार की स्कोर हो गई 10, यानी कि उसकी पूरी टॉलरेंस है, अगर बाजार 20% गिर भी गया वो मर नहीं जाएगा। कैपेसिटी उसकी है पूरी की पूरी 10,
और नीड उसकी 0, कोई नीड नहीं है, उसको पैसा ठीक है। अब इधर इसी तरह एक आदमी आता है ABCD, वो आपके यहाँ का जमादार या कोई छोटा कर्मचारी है, और उसकी जो टॉलरेंस है, अगर वो बेचारे ने आपके यहाँ पैसा लगाया और उसका पैसा अगर गिर गया 20%, तो उसके तो घर वाले उसको निकाल देंगे, वो खुद ही मर जाएगा। तो इसलिए वो 0 है उसकी टॉलरेंस, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, अपने पूंजी को नहीं गिरता देख पाएगा। इनकम उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, जो भी चूस चास के आपको दे रहा है, तो इसलिए इनकम कैपेसिटी 0 है, लेकिन उसकी नीड सबसे हाई है, 10 है। तो इसकी स्कोर हुई 20 और इसका स्कोर हुआ 10। तो ये वाला जो आदमी हुआ, ये वाला अक्षय कुमार जो हुआ, ये चला जाएगा आपका एग्रेसिव इन्वेस्टर में, लेकिन दूसरा वाला जो आ गया वो कंजर्वेटिव में आ जाएगा या मॉडरेट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जब करेंगे तो इनको जो स्कीम देंगे, यानी इस जमादार को SIP खुलवाएंगे, तो आप कभी स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं खुलवाएंगे, आप इसको हमेशा BAF या बैलेंस एडवांटेज या हाइब्रिड में खुलवाएंगे। और इसको आप SIP खुलवाएंगे या इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो आप ले सकते हैं कोई भी एग्रेसिव फंड, एग्रेसिव इक्विटी फंड। तो ये जो सेबी आपके यहाँ ऑडिटर आता है ना, ये पकड़ता है ये चीजें, वो आपको बोलता है इसकी अक्षय कुमार की कहाँ है रिस्क प्रोफाइलिंग दिखाओ, तो हमारा सिस्टम कहता है कि भाई तुम रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे भी करो, उससे मुझे मतलब नहीं है, बट रिस्क प्रोफाइल को यहाँ सेव करो, और ये रिस्क प्रोफाइल जो भी तुमने उस कस्टमर के साथ तय किया है वो यहाँ पे सेव करो। तो देखिए आपके सारे रिस्क प्रोफाइल्स कस्टमर के यहाँ होने चाहिए, दिखने चाहिए, कौन कितना है, कौन किस तरह का एग्रेसिव है, मॉडरेट है, और ये सब लिस्ट आनी चाहिए। जिस कस्टमर का नहीं हुआ है उस कस्टमर का नॉट डन वाले का यहाँ छांटिए और उसका रिस्क प्रोफाइलिंग करिए। तो रिस्क प्रोफाइलिंग करना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे करते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग, हम किसी भी कस्टमर जिसका नहीं बना है उसका पहले यहाँ नाम सर्च करते हैं, जिनका नहीं बना है उनका बनाते हैं। आपके 100% लोगों के होने चाहिए दोस्तों। और आप अगर रिस्क प्रोफाइलिंग के बियॉन्ड दे रहे हो तो वो भी पकड़े जाओगे। कल को आपका जो ये रिपोर्ट है अगर ये छपता है सेबी के पास या एमफी के पास, जैसा मैंने कहा ड्यू डिलिजेंस ऑडिटर आता है 100 करोड़ के ऊपर वालों के यहाँ, जब आता है तो ये रिपोर्ट छापता है और कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ AK मिश्रा जी का क्यों नहीं हुआ रिस्क प्रोफाइलिंग। आपने कहा नहीं सर, नहीं सर मैं बना रहा हूँ, चलिए तो चलिए बनाइए यहाँ पे। तो हम बनाएंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट नाउ पे बटन दबाएंगे और हमको चुनना है। हमारी सॉफ्टवेयर ये नहीं कहती कि आपको सवाल कौन सा पूछना है, वो कहती है सवाल आप कहीं से पूछो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आप मुझे बता दो कि आपके सवाल का जवाब क्या आया। ये जवाब है यहाँ पे। तो आपने कहा जवाब अग्रेसिव आया भाई साहब, और यहाँ आपने लिख दिया कि एज पर रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर्म फिल्ड ऑन 12 मार्च 2025। अब ये रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर्म कहाँ मिलता है और कैसे बनता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल। लेकिन यहाँ पे आपने डाल दिया, तो दोस्तों ये जब आपने यहाँ पे डाल दिया और आपका रिपोर्ट्स यहाँ जमा हो गया, ये बन गया एग्रेसिव। अब ये आदमी हमेशा इस बियॉन्ड में ही अपने पैसे लगाएगा और अपने गोल्स अकॉर्डिंगली बनाएगा। तो चलिए ये बात जरूरी है कि हम अपने इसमें चलें, और सेबी का जो नियमावली मैंने आपको दिखाया कि अल्टीमेटली यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट एंड नो एक्सेप्शन इज अलाउड, नो एक्सेप्शन इज अलाउड। तो इसलिए इस बात का महत्व काफी है। तो आपको समझ आ गया कहां बनता है रिस्क प्रोफाइलिंग, ये भी समझ आ गया कि इसकी महत्वता क्या है, ये भी समझ आ गया कि इसे 0 नहीं छोड़ना है। नाउ जब हम रिस्क प्रोफाइलिंग किसी का बनाते हैं तो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही उसका बेसिक पोर्टफोलियो का आप इवैल्यूएशन करते हैं। अब मान लो मैं मीनू बिश्नोई जी का रिस्क प्रोफाइल बनाया जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और इनका मैं पोर्टफोलियो देख रहा हूं। अगर मैं इनका पोर्टफोलियो अभी देख रहा हूं और मैंने रिस्क प्रोफाइल बना रखा है तो जरूर नीचे में आएगा सजेस्टेड एंड एक्चुअल। तो जिसका प्रोफाइल नहीं बना होगा उसका सजेस्टेड 0 आएगा, यानी कि उसमें कोई सजेशन नहीं आएगा। लेकिन चूंकि मैंने रिस्क प्रोफाइल बनाया है और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इनको कहा जा रहा है कि 20% डेट होना चाहिए और हाइब्रिड होना चाहिए 96, लेकिन ये सब उथल पुथल है। 70 के बजाय 96 है, यहाँ पे 10 के बजाय 4 ही है, और यहाँ 20 की जगह 0 है। तो जब इस क्लाइंट का रिव्यू होगा, जो भी इसका RM रिव्यू करेगा वो ये कमी पूरी करेगा। ये ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों हुआ होगा, या तो उस RM ने इसकी रिस्क प्रोफाइल के अनुकूल इनको पैसे नहीं लगवाए होंगे, या फिर उस RM ने जो लगवाया वो रिस्क प्रोफाइल के बियॉन्ड बढ़ गया, मार्केट के चलते ऊपर हो गया। खैर जो भी रीजन है, ये रीजन को ठीक करना ही आपके रिस्क रिव्यू का काम है, जो आपको सेबी समझाती है कि हर MFD को 3 महीना, 6 महीना, सालाना, जो भी पीरियड आप रिस्क रिव्यू का रखते हैं उस पीरियड में इसी को देख के बैलेंसिंग एक्ट करने को हम रीबैलेंसिंग कहते हैं। आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने आना चाहिए, देखना चाहिए मैं कौन सा डेट बढ़ाऊंगा, हाइब्रिड में कौन सा घटाऊंगा। ऐसा अगर आप करेंगे रेगुलरली तो आप कस्टमर को सही हैंड होल्डिंग दे रहे हैं, ऐसा सेबी मानती है। तो
अब अगर आप बोलेंगे कि ये अभिनेश एक्चुअल दिखा कैसे रहा है और कहां से आ रहा है ये सजेशन, तो ये है सेकंड टॉपिक। यहाँ पे लिखा है सेट एसेट एलोकेशन। जब सेट एसेट एलोकेशन पे आप बटन दबाते हैं तो यहाँ आपको बना बनाया डिफॉल्ट में हर आदमी का एलोकेशन है। आप इसे अपने मुताबिक और अपने हिसाब से जो सेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं महंगाई आपकी 4 की जगह 5 रखी जाए तो आप 5 लिख दीजिए। आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ये भी यस नो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप अपने रिपोर्ट्स में नहीं दिखाना चाहते हैं ये एक्चुअल वर्सेस इतना, तो नो कर दीजिए, और दिखाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। और अकॉर्डिंगली आप अपनी अपडेट को यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए कि आपका जो अपडेट्स है वो चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके अपनी पोर्टफोलियो के एलोकेशंस बदल सकते हैं और अकॉर्डिंगली चुन सकते हैं कि मुझे क्या दिखाना है। दोस्तों ये आपके हाथ में है, ठीक है। लास्ट मॉडिफाइड डेट यहाँ पे आ जाता है ताकि पता रहे कि ये आपने लास्ट कब बनाया था, उसके बाद आपने कब चेंज किया है और किया भी है कि नहीं किया है। तो ये भी आपकी कहानी यहाँ तक कंप्लीट हुई। तो पहला पॉइंट आपने देख लिया कि मैंने कहा ARN एंड UIN इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने कहा कि स्टाफ और RM इंपॉर्टेंट है, रिस्क प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कस्टमर का गोल। आपको ये पता होना चाहिए कस्टमर आपके यहाँ आया क्यों है। तो किसी मकसद से नहीं आया है तो वो समझ लो बेराह है, मतलब उसकी राह नहीं है, वो कहीं का कहीं चला जाएगा और आपको हमेशा गाली देगा। तो इसलिए उसको किसी ना किसी राह पे डालना जरूरी है। तो ये राह पे डालने का काम भी बहुत आसान है। अगर आप आज के दिन में किसी भी कस्टमर को देख रहे हैं और मान लो आपने देखा कि वो कस्टमर यहाँ पे है और से एग्जांपल ये कस्टमर है, मैं इस कस्टमर का देखता हूँ कि गोल क्या है, तो आपको उस कस्टमर के गोल यहाँ पे दिख जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में उसके व्यू टारगेट्स में देखेंगे तो यहाँ पे उनका कोई टारगेट नहीं है, कह रहा है नो टारगेट्स। तो जिसका भी नो टारगेट है वो क्लाइंट आपके लिए गलत है, बेकार है। इसका मतलब है कि ना वो जानता है उसे कहाँ जाना है, ना आप जानते हैं इसे कहाँ ले जाना है। तो अल्टीमेटली कुछ तो बनाओ, और कुछ नहीं बनाओगे तो वेल्थ टारगेट बनाओ। तो एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट ये तो चलो खास बातें हैं, उनसे जब तक चर्चा नहीं होगी आप नहीं बनाओगे, लेकिन भैया वेल्थ टारगेट तो बनाओ। तो वेल्थ टारगेट तो सभी का है, जो आपके यहाँ आ रहा है उसका यहाँ पे लिख दीजिए अदर्स और टारगेट का नाम लिख दीजिए वेल्थ बिल्डिंग, वेल्थ बिल्डिंग। और अगर किसी ने छोटा सा पैसा आपके यहाँ लगाया है, मान लीजिए इसी का हम बनाने के पहले जरा जाके देखते हैं, मैं अभी बैक जाऊं पहले, मैं लेट्स सी फर्स्ट कि इसका क्या है, पहले मैं इसका पोर्टफोलियो देखता हूँ कि है क्या। तो मैंने देखा कि आदमी SIP कर रहा है मेरे यहाँ, कोई नहीं, 0 SIP है इसका। और पोर्टफोलियो तो मैं देख रहा हूँ इसकी SIP के अलावा पोर्टफोलियो भी 0 है, यानी इसका ये आदमी मेरे यहाँ कुछ भी नहीं किया है, तो इसलिए अल्टीमेटली इसका नहीं भी गोल बनाए तो चलेगा, 0 है। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाने के मकसद से बनाना चाहता हूँ तो कोई और पोर्टफोलियो खोलता हूँ, इसका खोलता हूँ SIP। इसमें भी कोई SIP नहीं है और देखता हूँ इसका पैसा, तो इसमें एक पैसा लगा हुआ है चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, और चिल्ड्रन गिफ्ट फंड में इन्होंने लगा रखा है कितना, 10,000 रुपए, मात्र 10,000 रुपए, ठीक है। तो 10,000 रुपए एक बच्चे का स्कीम का इन्होंने लगा रखा है और इनका मैं गोल बनाने जा रहा हूँ। तो मैं व्यू टारगेट करूंगा, टारगेट कोई नहीं है। तो मैं सोच लेता हूँ कि चलो इनको बेचारे को 10 साल बाद 10 लाख का तो एक गोल बना ही दूं। तो मैं यहाँ पे एक गोल बना दे रहा हूँ, वेल्थ बिल्डिंग, वेल्थ बिल्डिंग ईयर दे दे रहा हूँ 10 साल बाद, टारगेट दे दे रहा हूँ 10 लाख का। महंगाई से कोई मतलब ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे तो एक लमसम 10 लाख बनाना है। 12% की मैं ग्रोथ रेट रख ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको एग्रेसिव रखा हुआ है पोर्टफोलियो में। अभी इसको 10,000 करना पड़ेगा, तो 10,000 का मतलब 0.10, ठीक है, 0.10। चलिए, तो बता रहा है सिस्टम कि भाई साहब आप 50,000 रुपया, 3 लाख रुपए लमसम डाल दो तो भी आपका सपना पूरा हो जाएगा, 50,000 सालाना डालो तो भी सपना पूरा हो जाएगा, और 4,000 रुपये महीने के महीने डालो तो भी सपना पूरा हो जाएगा। हमें अभी मतलब नहीं है कि ये डाल रहा है नहीं डाल रहा है, तो हम बाद में फॉलो करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे कि हम बस इसका जो टारगेट समरी है उसको यहाँ देखेंगे, और इस पार्टी को यहाँ से हम व्हाट्सएप कर देंगे और एक ईमेल कर देंगे। व्हाट्सएप करेंगे तब भी हमारा ये मैसेज उसको बन के चला जाएगा और उसका ये PDF चला जाएगा कि भाई साहब आपका एक मैंने गोल बनाया है और आप इस गोल के ऊपर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि पार्टी व्हाट्सएप देखने के बाद आपको कहे कि अरे ये क्या भेज दिया तुमने, कब भेज दिया, ये तो मैंने बोला ही नहीं था, वगैरह वगैरह। तो वो एडिट करेगा आपके साथ बैठ के, और अगर आपने उसको ईमेल करना है तो यहीं पे आप बटन दबाएंगे और ईमेल कर देंगे ताकि पार्टी उस ईमेल को देखे और अट्रैक्ट हो
और कोशिश करे कि भैया मैं और इस बारे में जानना चाहता हूँ। तो जब आप ऐसा करते हैं, किसी भी पार्टी का बिना बोले, बिना उसके बात किए हुए ही गोल बना बना के भेजते हैं, तो आपकी पार्टी की जो इंगेजमेंट है, जो कस्टमर इंगेजमेंट है, वो बढ़ जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे बात करने लगते हैं। तो जो बेसिक प्रैक्टिस होना चाहिए कि क्लाइंट जैसे ही आए, उसे एक वेल्थ गोल 10 लाख का लगा रहा है तो 1 करोड़ का बना दो, 50 लाख लगा रहा है तो 2 करोड़ का बना दो, 1 लाख लगाया है तो 10 लाख का बना दो। जो भी उसका लक्ष्य है, 10 साल बाद का एक बड़ा लक्ष्य बना के उसके सामने रख दो और उसे फटाक से मेल कर दो, ताकि अपॉर्चुनिटी टू डिस्कशन आपके सामने खड़ा हो जाए दोस्तों। तो चलिए, ये था, मैंने मेल दिखा दिया, ये मैंने आपको व्हाट्सएप दिखा दिया, दोनों आपके हाथ में है, आप यहाँ से भेज सकते हो। अगर आपको एडिटिंग करने का मन है और उसने कहा कि एडिट कर दो, टारगेट अमाउंट पे क्लिक करेंगे, इस अमाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर देंगे। आप यहाँ पे जो बदलाव करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं 10 नहीं, ये आदमी को मुझे 50 लाख बनाने का देना चाहिए, तो 50 कर दो। और वो आदमी ने आपको फोन किया, नहीं यार 50 लाख के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम ऐसा करो, इसको थोड़ा सा और एग्रेसिव ले जाओ। आपने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ 15% वाले हाई रिस्क फंड में कर दूं, और कह रहा है मैं आपको 2 लाख अपफ्रंट देना चाहता हूं, तो दे दे भाई। तो जो भी बातचीत होती है ना, उसको आपको जमा करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 15,000 का आया, उसने कहा नहीं नहीं अविनेश भाई 15,000 सूट नहीं कर रहा यार, मेरे पास उतना नहीं है। तो हम बोलेंगे तो दो ही बात है, 50 को तुम 30 कर लो भाई, फिर अपना सपना छोटा करो और क्या। तो सपना छोटा करने के लिए मैंने उसको 25 कर दिया। उसने कहा कि नहीं मैं सपना छोटा नहीं कर सकता, ये 6,000 तो ठीक है, लेकिन मैं सपना छोटा नहीं कर सकता। हमने कहा सपना छोटा नहीं कर सकते तो चलो मैं और उपाय बताता हूँ, इसको कर दो 50 और तुम दिन बड़ा कर दो, 10 साल के बजाय 15 साल में ले लो, चलो देखते हैं। तो बोला अच्छा सपना छोटा नहीं किया, मगर उम्र बढ़ा दी, तो हो गया 4,000 में काम आपका। सो आप तो टेक्निकल फाइनेंशियल एडवाइजर हो, आपको पता ही है कि 3 चीज में से कोई भी चीज के साथ खेलो, चाहे उम्र के साथ खेलो, चाहे अमाउंट के साथ खेलो, चाहे उसका आरओआई के साथ खेलो, और चाहे लमसम के साथ खेलो। अगर उसको 10 ही साल में बनाना है और 50 लाख बनाना है और 15% भी नहीं देना चाहता, 12 ही का बोल रहा है रिस्क लूंगा, तो भाई 2 लाख के बदले यहाँ पे आपको कम से कम 5 लाख दे दे अपफ्रंट। तो जब आपको अपफ्रंट ज्यादा दे देगा तो हो सकता है कि अमाउंट घट जाए, चेंज हो जाए। चलिए, तो ये सब थी आपकी बेसिक डिस्कशन, जिसपे हमने आपको किया चैप्टर नंबर, हमारा सब चैप्टर नंबर 4th, 1 2 3 4th गोल्स कंप्लीटेड। नाउ लुक एट ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन का मैंने एक बार आपको दिखाया कि अगर आपको ट्रांजेक्शन करना हो तो आप यहां से करेंगे, इस जगह से, और वो आपने देख लिया था अभी एक एग्जांपल में। लेकिन ट्रांजेक्शन देखना हो तो एमआईएस में जाएंगे और सारी ट्रांजेक्शन उसकी दिख जाएगी, जो भी आप पीरियोडिक देखना चाहते हैं, किसी भी पीरियड से किसी भी पीरियड में, जितने भी उसने आज तक लाइफ टाइम आपके साथ ट्रांजेक्शन किया है, उसका एक पूरा हिसाब आपके सामने है। तो कभी आपको किसी को देना हो, फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन देना हो कि इस साल आपने मेरे साथ क्या लेना देना किया, तो आप यहाँ पे जाके फाइनेंशियल ईयर पे चुन के उसको दे सकते हो रिपोर्ट। या फिर आप उसका जिस भी चीज का देखना चाहते हो, डिविडेंड कितना आया, ये कितना आया, तो ये पूरा बाइफर्केटेड ट्रांजेक्शन शीट आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ देखिए आपके पास सारे फिल्टर्स हैं, आप फ्रॉम मंथ टू मंथ देख सकते हैं, ईयर टू ईयर देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर का पूरा निकाल सकते हैं, आपको जैसे मन हो वैसे निकालिए। और ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट यहाँ पे लेकर के इस पार्टी का पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आप से एग्जांपल 3-4 साल पुराना निकालना चाहते हैं तो एक बार में निकालिए। और जैसे इस क्लाइंट के पास तो था ही नहीं, तो इसलिए कुछ यहाँ डिटेल नहीं है, दूसरे किसी में होगा तो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि यही रिपोर्ट अगर बल्क में देखना चाहते हैं, यानी कि पूरे क्लाइंटों का देखना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे यही ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देखने का जगह है, यहाँ की एमआईएस, जिसका नाम है ट्रांजेक्शन एमआईएस। ट्रांजेक्शन एमआईएस में सेम रिपोर्ट सभी क्लाइंट का है, इकट्ठे एक जगह। और वहां पे था आपके पास इंडिविजुअल क्लाइंट का, तो इंडिविजुअल क्लाइंट के अंदर जाके ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देखें या सभी क्लाइंट का एक जगह देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इस रिपोर्ट को क्लिक कर रहा हूँ, इस रिपोर्ट से आपका काफी काम हो जाता है। कभी कभी आपको कभी रिकंसाइल करना पड़ता है अपने कुछ बातों को, कभी चेक करने का मन होता है कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो आप ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में जाकर के उन चीजों को चेक कर सकते हो। और डेज ऑफ एनएवी एंड अलग चीज, चूंकि ये पूरे कंपनी पे लोड कर रहा है, यानी कि सारे के सारे यूएम के ऑल ट्रांजेक्शन लोड कर रहा है उस पीरियड के, तो इसलिए कभी कभी ये बड़ा हो जाता है रिपोर्ट्स। बट आप इसको एएमसी फिल्टर लगा के करोगे तो थोड़ा जल्दी खुल जाता है। पीरियड छोटे छोटे रखेंगे तो भी जल्दी खुल जाता है, लंबे पीरियड में थोड़ा टाइमिंग लेगा ये आपको पॉपुलेट होने में। फिंसिस में हमेशा ध्यान रखिए, चूंकि आपने कोई चीज फायर कर दी, कोई रिपोर्ट को आपने ऑर्डर कर दिया है, तो सर्वर को उस डेटा को मंच करने दीजिए, बीच में हड़बड़ाइए मत, थोड़ा पेशेंस 1-2 मिनट का रखिएगा, तो आपका सिस्टम प्रॉपरली ढंग से कैलकुलेट करता है। बिकॉज ये सर्वर बेस्ड है, ऑन क्लाउड बेस्ड है,
तो कभी कभी लंबी रिपोर्ट में कैलकुलेशन ले सकता है, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंटफुल रहिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास ट्रांजैक्शंस देख लिया आपने, ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट का एरिया आपको पता ही है। फोलियोज, फोलियो एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे हम किसी भी क्लाइंट के फोलियोज के बारे में जानना चाहेंगे। हम देखना चाहेंगे कि उसकी फोलियोज का क्या स्टेटस है, जिसमें सिर्फ आपको उसके टोटल फोलियो, उसके जॉइंट होल्डर्स कौन है, उसमें नॉमिनी कौन है, इन चीजों को देखने के लिए एक फोलियो बनाया गया है। तो फोलियोज देखने के लिए अगेन मैं, तो ये देखिए फोलियो का लिस्ट होता है, और जब हम यहाँ पे फोलियो लिस्ट देखते हैं तो ये सारे फोलियो की लिस्ट है, और उसके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए फोलियो है आपके, कि होल्डिंग कितनी है, कैसी है, एएस है, एसआई है, जॉइंट है तो कौन है, नॉमिनी कौन है, परसेंटेज क्या है, सोर्स कहाँ से आया है, और डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, और प्रिंट स्लिप। ये प्रिंट स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट स्लिप में बहुत सारे लोग फिजिकल काम किया करते हैं और उनको बाद में हाथ से लिखने में दिक्कत होती है। तो अगर आपको स्विच करना है या सेल करना है या कोई भी चीज करना है, तो रजिस्ट्रार का ये प्री प्रिंटेड स्लिप आपके सामने प्रिंट हो जाता है। आपको बस इसको प्रिंट करना है, साइन करवाना है पार्टी से और भेज देना है। तो बहुत सारे लोग को काम आता है ये लोगों को भेजने में भी काम आता है, जहां पे उनको फिजिकल करना पड़ता है। तो दैट इज व्हाट यू कैन डू हियर। फिर है हमारे पास पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में देखिए टोटल मिलाकर के हमने आपको बताया था 5 डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं। एक है होल्डिंग रिपोर्ट, एक है एसेट वाइज रिपोर्ट, एक है टोटल रिटर्न्स, और एक है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। तो जो होल्डिंग रिपोर्ट्स हैं, अगर मैं पोर्टफोलियो पे आऊं तो जब आप यहाँ क्लिक करते हैं पोर्टफोलियो में, ऑल रिपोर्ट्स है और पॉइंट टू पॉइंट अलग है, ऑल रिपोर्ट्स अलग है। तो ऑल रिपोर्ट्स में जब आप जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्टी को ये बताना कि भाई आज आपका कौन सा माल मेरे पास है। तो ये वो माल है जो आज अवेलेबल है, जिसमें किसी में यूनिट जीरो नहीं है, किसी में बैलेंस यूनिट जीरो नहीं है। जिसका बैलेंस यूनिट जीरो है वो यहाँ नहीं दिखेगा। तो यानी ये करंट होल्डिंग है दोस्तों, करंट होल्डिंग। ऊपर का ड्रॉप डाउन देखिए, करंट होल्डिंग। यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं गोल का नाम रखूं या हाइड करूं। गोल का नाम अगर मैं हाइड कर दूंगा तो गोल्स बगल में लिख के नहीं आएंगे, और अगर गोल का नाम अनहाइड कर दूंगा तो जो गोल्स से मैप्ड है, कोई फोलियो अगर किसी गोल से मैप्ड है, जो कि मैंने अभी आपको नहीं दिखाया है बट आपको गोल मैपिंग ऑप्शन है, तो वो यहाँ पे दिख देगा कि ये रिटायरमेंट का है, ये वेल्थ फंड है, वगैरह वगैरह। इसी तरह आप चाहते हैं कि शो डिटेल्ड रिपोर्ट विद स्कीम टोटल रिटर्न्स XIRR या विदाउट, तो यहाँ पे जो शो जो डिटेल दिखा रहे हैं, ये हम CAGR ऑफ द टोटल दिस फोलियो दिखा रहे हैं, मतलब जो आपके पास अवेलेबल है। और अगर हम ये कहते हैं कि नहीं मुझे पूरे CAGR के साथ दिखाओ, तो यहाँ पे हम टोटल रिटर्न्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो हमारी फाइल्स है, ये XIRR है, बगल में देख रहे हैं, ये बगल में। तो बगल में इसका अंतर देखिए क्या है। अभी तो फिलहाल इनके सभी में एक ही है, यानी इनका जो यहाँ है वही यहाँ है, बट किसी किसी का ऐसा दिखेगा यहाँ पे आपको, बैलेंस यूनिट का CAGR 15 दिख रहा है लेकिन टोटल रिटर्न 20 दिख रहा है। ऐसा ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब इस पार्टी ने पहले कुछ अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, और प्रॉफिट बुक करके स्विच करके अब जिस फंड में है उसमें उसको 15 मिल रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल इस फोलियो में जो रिटर्न आ रही है इस स्कीम में वो 20 है। तो ये बात अगर आपको कभी ग्राहक को साबित करना है दोस्तों, तो ये टिक करके जाइएगा। फिर से एग्जांपल समझाता हूं। आपका कोई ग्राहक ने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए फार्मा फंड में, आपने उसको बना दिया 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए लेके वो पार्टी स्विच कर देता है इन द मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड में चला गया, तो मल्टी कैप का कॉस्ट वैल्यू क्या हो गया? 20 लाख। और वहां से आज वो 18 लाख पहुंच गया। जो 20 स्विच लेके गया था वो वैल्यू हो गई 18 लाख। तो क्या हो गया उसका? उसका लॉस हो गया ना सर। तो उसके यहाँ पे CAGR क्या दिखाएगा? कॉस्ट दिखाएगा पहले तो 20 लाख, यहाँ पे कॉस्ट, परचेज कॉस्ट 20 लाख, वैल्यू दिखाएगा 18 लाख, और यहाँ दिखाएगा नेगेटिव। लेकिन बगल में क्या दिखाएगा? अराउंड 80% प्लस XIRR, जो भी आया होगा, जो भी पीरियड होगा उसका, क्योंकि ये पूरे फोलियो का रिपोर्ट है, पूरे जीवनी का। तो ये वाली चीज कभी कभी बड़ी मजेदार होती है कस्टमर को प्रेजेंट करना, वरना कस्टमर हमारे पुराने अच्छे कर्तव्यों को भूल जाता है। वो तो कहता है भाई आज तेरा 20 लाख 18 है ना, तुमने जब 20 बनाया होगा बनाया होगा। तो जब ऐसी नौबत आए तो दोस्तों ये वाला टिक करके रिपोर्ट ले जाइए, और वैसी नौबत नहीं है तो बिना उसके ले जाइए, आपकी मर्जी। तो ये है आपके रिपोर्ट का तरीका। चलिए अब हम आ जाते हैं इसी के बाद टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न अगर हम आते हैं फोलियो वाइज, टोटल रिटर्न आते हैं एसेट वाइज।
एसेट वाइज रिटर्न में हम सारे एसेट को एक जगह लिख देते हैं और ये टोटल एसेट, इक्विटी, डेट तीनों कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पैसा हमने जिस भी कैटेगरी में ले गया, हम क्या बना के ले गए। तो टोटल इक्विटी का एवरेज, टोटल डेट का एवरेज और टोटल इसका, तो यहाँ पे तीनों का यहाँ पे एवरेज रिटर्न्स आपके सामने एलोकेशन वाइज आ जाता है, कितना एलोकेशन है, करंट वैल्यू क्या है और आपने क्या उसमें अचीव किया। तो ये रिपोर्ट्स सारे आप देखिए और इसका इस्तेमाल करिए। मैं यहाँ पे अभी आता हूँ सीधा सीधा कि आपकी, अच्छा, एसआईपी रिपोर्ट्स भी आपको पता ही है, अगर आपने नहीं देखी है तो यहीं पे इसी रिपोर्ट में एसआईपी रिपोर्ट भी अवेलेबल है। तो एमआईएस के अंदर आपको ये सारी चीजें हैं, एयूएम, लेजर, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, सर्च ट्रांजैक्शन। मॉर्निंग स्टार में अगर आपको रिपोर्ट ले जाना है और उसके आप बायर हैं तो यहाँ मॉर्निंग स्टार का आउटपुट है, आप ले जाके मॉर्निंग स्टार में डालेंगे, पूरा पोर्टफोलियो की एनालिसिस आपको मॉर्निंग स्टार बना के देता है। उसके लिए आप मॉर्निंग स्टार के सब्सक्राइबर होने चाहिए। और टैक्स शीट ऑब्वियसली यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, और जो आपको मेरी टीम, जो मेरे सपोर्ट टीम है, वो ट्रेनिंग दौरान में आपको दिखाएगी और इस बारे में और भी हम पार्ट 2 में बताएंगे। तो आज का सेशन का मैं ये वाला पार्ट को यहाँ पे एंड करने से पहले सिर्फ लास्ट पार्ट टच करना चाहता हूँ, अलर्ट्स एंड टास्क, ताकि आप लोग ये सारे एरियाज एक्सप्लोर करें, चेक करें कि आपने देखा है कि नहीं। कोई भी ऐसा सेक्शन जो आपने नहीं देखा है तो आप हमसे पूछें। आज मैं अलर्ट्स एंड टास्क के साथ ये सेक्शन को एंड करूंगा और वो बड़ी मजेदार है। मान लो मैं किसी भी पार्टी में हूं, अभी मीनू बिश्नोई में हूं, इनसे संबंधित मुझे कोई भी अलर्ट लगाना है तो मेरे पास 3-4 तरह के हैं। इंश्योरेंस का अलर्ट है, फलाना अलर्ट है, या सीधे सीधे मुझे कस्टमाइज अलर्ट। तो कस्टमाइज अलर्ट बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मुझे इनसे मिलना है दोबारा, तो वी हैव अ मीटिंग टुडे, तो ये बात आप लिख के, टुडे मींस ये आपकी बात लिखी अपने जून में, और 5 जून को इनसे मीटिंग है, तो 5 जून 2025 में, हे सर, वी हैव अ मीटिंग टुडे, प्लीज लेट मी नो इफ यू आर फ्री। ये जो मैसेज है ये आपने अभी के अभी बना दिया और पूछा वंस या एवरी ईयर, और हमेशा आपने वंस, तो वंस बना दिया, तो ये पोस्ट हो गया और यहाँ पे ये मैसेज वंस आ जाएगा। तो जब भी वो 20 तारीख होगा, आपका जो यहाँ पे अलर्ट सेक्शन है होम पेज पे, ये होम पेज पे जो आपका अलर्ट है, तो होम पेज पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके जनरल अलर्ट्स हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कस्टम अलर्ट में आ जाएगा जो भी आपके आज के टास्क हैं। तो कस्टम अलर्ट अभी आपके पास शायद कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ है कि नहीं। हाँ है, हेलो सर, दिस इज टू रिमाइंड यू फॉर पोर्टफोलियो अपडेट। ये आपके कुछ कस्टम अलर्ट है जो आपने लगा रखे हैं कि इसका पोर्टफोलियो अलर्ट है, इसको देखना है, इसका रिव्यू करना है। तो जो भी आपने यहाँ पे अलर्ट लगाए ये सब आपको आ जाते हैं, फिर आप इन कार्य को संपूर्ण करें, पूरा करें और पार्टी से बात करें। तो ये सब कुछ यहाँ पे टास्क मैनेजमेंट के अंदर है दोस्तों। तो टास्क मैनेजमेंट टूल भी बहुत अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा का डाउनलोड सेक्शन को एक्सप्लोर करिए, देखिए आप क्या क्या निकाल सकते हैं। तो क्वेरी बिल्डर है जिसके अंदर आप हर चीज अपने निकाल सकते हो, जिस भी तरीके से आपको रिपोर्ट चाहिए। तो जो टाइम कंज्यूमिंग रिपोर्ट है, ये और नीचे बॉक्स बना हुआ है, जब आप कोई डेटा डाउनलोड करें तो इसमें से कोई पार्ट चुनेंगे तो लंबा समय लगेगा थोड़ा डाउनलोड होने में, ऊपर वाले सब तुरंत डाउनलोड हो जाते हैं क्योंकि इसमें प्रोसेस करना पड़ता है। तो आप एक्सेल आउटपुट ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, एचटीएमएल ले सकते हैं। नाउ विद दैट मैं अभी का सेशन आज का ये एंड करता हूं।